Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। जैसे कि हमने न्यू जो STP है उसकी रीडिंग सेशन भी हमने स्टार्ट की है और उसके साथ साथ जो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स की जो टेस्ट वगैरह थी, कोई भी मेरी ना तो लेक्चर्स अपलोड है और ना कोई वर्कशीट अपलोड थी, तो वो जो है हमने स्टार्ट की। पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरल MCQs वगैरह करवाए जो सिंपल थे वेक्टर्स के, और उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपको मिले ताकि किस तरह से MCQs वगैरह को सॉल्व करना है। अब जो है इसके सेकंड हम टेस्ट जो है करने जा रहे हैं और इसके अंदर राउंड अबाउट 64 MCQs हैं। जनरली पैटर्न मैं आपको बताता जाऊंगा, सॉल्व करवाता जाऊंगा, फिर जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे फिर वो अब मैं आपको बोल दूंगा कि ये जो है आप खुद से कर लेना, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फिर आप लोगों का ही मैसेज आता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब वीडियो सॉल्यूशंस जैसे कि जब हम पढ़ते थे तो वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह नहीं मिलते थे, और आपको पता है कि फ़िज़िक्स की जो वर्कशीट्स हैं कोई इतना अपना टाइम निकाल कर वर्कशीट्स वगैरह नहीं करता था कि जो है अपना स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जनरली यूट्यूब पर अवेलेबल है, मुझे पता है, लेकिन जब मैं भी आपकी तरह फ़िज़िक्स सॉल्व करता था, कुछ प्रॉब्लम समझ नहीं आते थे तो खुद से ही देखना पड़ता था यूट्यूब से। तो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स की वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह तो मुश्किल होती हैं, और स्पेशली वो प्रॉब्लम्स जो हमें चाहिए हों, तो उन्हीं की तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स ढूंढने पड़ते थे और फिर उनके जो है सॉल्यूशंस वगैरह देखने पड़ते थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है? डैश कैन बी एक्सटेंडेड टू अकम्प्लिश एडिशन ऑफ एनी नंबर्स ऑफ वेक्टर्स। अब ये आपसे कुछ मेथड पूछ रहा है जो कि कोई भी वेक्टर का नंबर हो उसको जो है ऐड कर सके। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शंस हैं: लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्राइंगल, हेड टू टेल रूल एंड लॉ ऑफ कोसाइन। तो आपका जो हेड टू टेल रूल होता है उसमें आप नंबर ऑफ़ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, n नंबर ऑफ़ वेक्टर्स को। और हेड टू टेल रूल को हम समटाइम्स ट्रायंगुलर लॉ भी कहते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसे क्यों कहा जाता है? सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है इस तरह का a, दूसरा वेक्टर है इस तरह से b। अब जो है आपके पास आपको इसका रिजल्टेंट बनाना है, तो ये आपका रिजल्टेंट बन गया r इस तरह से। तो दिस इज समथिंग लाइक अ ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल की तरह जो है वो शेप इसकी आ रही, तो इसकी वजह से इसको ट्रायंगुलर लॉ भी कहा गया। तो इसकी जनरल ये चीज़ थी जो मुझे बतानी थी आपको। तो इसका होगा क्या? हेड टू टेल रूल। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आपको दो वेक्टर्स होते हैं, उनकी टेल आपको मिलानी होती है, फिर दो वेक्टर्स को आप फ्री करते हो, फिर उनका जो है डायगोनल बनाते हो, एंड डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है और इनको जो है भूलना नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 2i प्लस 2j प्लस k, F2 4i प्लस 4j माइनस 3k, F3 माइनस, अब देखो ये यहाँ पर ये माइनस है। तो ऐसी चीज़ें आपको जब आप टेस्ट देते हो, क्लास में हो, वो कहीं पे भी हो, तो इन तरह की जो है इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इन्हीं की वजह से फिर जो है आंसर्स गलत आते हैं। -3i प्लस 2j प्लस 2k। अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, यानी कि ये जो फोर्सेस अपना फोर्सेस हैं F1, ये जो फोर्सेस है कौन से? F1 F2 और F3, इनका रिजल्टेंट निकालो पहले। F1 F2 और F3, F1 F2 F3, F1 F2 F3, इनका रिजल्टेंट निकालो और उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालो। तो आपने ये किस तरह से करना है? इसका वे जो है वो सिंपल है। आपने सबसे पहले, अब देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास कोई दो वेक्टर्स हो तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? बेसिकली इस तरह से बोल सकते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो ये है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स को आपस में ऐड कर लेना है ताकि आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए। यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट किसके इक्वल है? F1 प्लस F2 प्लस F3।
रिजल्टेंट किसके इक्वल है, F1 F2 और F3। अब देखें F1 की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 2j प्लस k, उसमें ऐड करना है किसको, 4i प्लस 4j माइनस 3k और उसके साथ ऐड करना है हमें क्या, माइनस। अब देखो ये माइनस किसकी है, -3i की है, -3i प्लस 2j और उसके साथ साथ कौन सा है, +2k। ठीक है, अब कोई मसले वाली बात नहीं है, आई वालों को आई के साथ ऐड करो, जे वालों को जे के साथ ऐड करो, के वालों को के के साथ। तो अब 2i यहाँ से 4i कितना हो गया, 6i, 6i माइनस 3i तो ये बनेगा 3i प्लस, अब प्लस मत लिखो, पहले देखो कि प्लस की बच रही है वैल्यू या माइनस की, ये तो प्लस की बची, इतना तो हमें पता है, इसलिए हमने लिखा है 3i। अब दूसरा क्या है, 2j प्लस 4j, ये कितना हो गया 6j और उसमें ये मिलाना है कितना, प्लस 2j, तो ये बन गया 8j, 3 और 2 4 6 और ये 2 कितना हुआ 8। अब ये देखो ये k है यहाँ पर खाली, तो इसका मतलब है 1k और यहाँ पर ये जो है 2k, 1k प्लस 2k कितना हो गया 3k प्लस का, और यहाँ पर ये -3k, तो ये आपस में हो जाएंगे k वाले कैंसिल, यानी कि हमें क्या चीज़ मिली, 3i प्लस 8j। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू √i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर। जब आपको i और j के टर्म्स में वेक्टर्स गिवन हो तो i का स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 60, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64। अब इनको आपस में ऐड करोगे जब आप, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं की है, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर ये जो है ये -2i बनेगा, -2i तो सॉरी अपना -2j, इसको ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ पर से हटा देते हैं। मैं आपको इसका वे यही है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, ये सॉल्व हो जाएगा। आई की वैल्यू तो हमें मिल गई कंफर्म, कितनी थी वो 3i। अब यहाँ पर देखो -3i, यहाँ पर देखो ये जो है -2j है, -2j को किससे मिलाना है 4j से, तो ये बनेगा 2j और 2j को 2j के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा 4j, तो 3 का स्क्वायर आएगा कितना 9, 4 का स्क्वायर आएगा कितना 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5। सेम तरीका, जस्ट जल्दी में इसलिए किया क्योंकि के का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, दो कंपोनेंट्स बचेंगे आपके पास और वो आपको इस तरह से करना है। यहाँ पर ये साइन की मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब कौन सा मेथड है जो ग्राफिकल नहीं है, ग्राफिकल मतलब जो आप पेपर पेन से ड्रॉ नहीं कर सकते हो अपना ग्राफिकल पेपर पर, या जिसमें प्रॉब्लम्स हो। अब हेड टू टेल रूल तो भाई ग्राफिकल मेथड है, आपने किया भी था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें भी वेक्टर्स हम जो है ड्रा करते हैं। लॉ ऑफ ट्राइंगल, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ट्राइंगुलर लॉ हेड टू टेल रूल को ही कहते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन, अब जो कोसाइन लॉ होता है आपको पता है, उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्पेशली, r इज इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये किसका फॉर्मूला था, ये था कोसाइन लॉ का फार्मूला। तो इसमें जो है वो ग्राफिकल मेथड वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, b किसके इक्वल है 2i प्लस j माइनस k, देन 2a माइनस 3b किसके इक्वल होगा। सिंपल सवाल है, कोई मसले वाली बात है ही नहीं। a जो है क्वेश्चन, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 2i, a की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस के। अब आपको ये दो वेक्टर्स मिले हुए हैं, अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके बाद 2a माइनस 3b किसके इक्वल आएगा। तो सिंपल है, तो यहाँ पर ये a की वैल्यू आपको मालूम है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे के साथ, तो ये बन जाएगा 2a इस तरह से।
तो 2 एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो आपके पास 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी 4i प्लस 2 इंटू 3 ये आएगी 6j और 2 इंटू 4 कितना होगा 8k। ये आ गई आपके पास a की वैल्यू। यहाँ पर लिखा आपने माइनस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको b के साथ 3 को, तो ये बन जाएगा 3b। 3 इंटू 2 कितना होगा 6 आए और प्लस की सिंबल और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया j के साथ, तो ये बन गया 3j। k के साथ मल्टीप्लाई किया, k के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -3k, क्योंकि k की जो वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर है। अब i वालों को i के साथ अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड करो, माइनस हो रहे हैं तो माइनस करो। अब बीच में देखो ये माइनस है ना, तो ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपकी ये जो वैल्यू है 4i प्लस, अब ये चैप्टर ऐसा है थोड़ा, अगर आपको तंग कर रहा है या समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसका वे देखते जाओ, फिर आगे खुद से प्रैक्टिस करो। अगर मैं आपने सबसे पहले क्या करना है, जो वर्कशीट्स मैंने अपलोड की हैं या भेजी हैं, सबसे पहले तो आप लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो सुनो, बुक रीडिंग वाले। उसके बाद आप जो है ये जो PDF हैं ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो PDF खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर जो आपको ना हो ना सॉल्व, तो फिर जो है वीडियो ओपन करके फिर सारी देखते जाओ। खुद से भले सॉल्व कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके सवाल ये मैंने किया तो है, मुझे पता तो है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर ये होगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब ये नेगेटिव इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा -6i -3j, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव 3k। अब 4i को -6i के साथ मिलाओगे तो ये क्या बनेगा -2i प्लस 6j और ये -3j, तो ये बनेगा +3j, और ये आपका 8k प्लस का और 3k प्लस का, तो ये कितना बनेगा 11k। अब ये जो ऑप्शन है ये आपने देखना है कि इसके अंदर है मौजूद या नहीं। -2i, आप देखो -2i प्लस 3j और 11k, ये सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास है वो यही ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a, अगर a का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 7, देन मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। तो ये सिंपल सवाल है, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट वाले आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मैक्सिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट, ये किस तरह से होगा, तो याद कर लो। रिजल्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला जो हमेशा के लिए यूज़ करना है वो कौन सा है, ये कोसाइन लॉ वाला फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab and cos of theta. This is the formula which you have to use always for the vector addition or the resultant of vector. अगर resultant of vector चाहिए या vector addition करनी है तो ये formula यूज़ होगा। अब इसमें इसे ये जो cos थीटा मैंने आपको बताई थी, ये मैंने बताया था आपको कि ये जो दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान में जो एंगल होती है, ये यहाँ पर उसकी वैल्यू रखनी है। अगर आपको लैंग्वेज के अंदर घुमा कर बता रहा है या कोई डायग्राम दी हुई है, उसमें आपको एंगल इस तरह से दिया हुआ है, तो आपने इस वेक्टर को, ये जो पीछे वाला वेक्टर है, इसको फ्री करके आगे लेके आना है और ये वाली वेक्टर एंगल निकालनी है, ये है 60। तो यहाँ पर आपने जो पुट करनी है वो 60 पुट करनी है और फॉर्मूला यही रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये मॉडिफाई हो जाता है मैक्सिमम के केस के लिए, मिनिमम के केस के लिए। मैक्सिमम के केस के लिए फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है डायरेक्टली a प्लस बी का। यानी कि अगर एंगल 0 हो, थीटा 0 डिग्री हो, तो आप जो है दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर लो, उनके मैग्नीट्यूड्स को, तो आपको आंसर आ जाएगा। और अगर अपना मिनिमम रिजल्टेंट हो, मिनिमम रिजल्टेंट आपको कौन सी एंगल पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा 180 डिग्री पर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हम सपोज करते हैं कि ए जो वेक्टर है वो बड़ा है, तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को आपने माइनस कर लेना है। दिस इज द केस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम के लिए क्या बताया मैंने आपको, जो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है ना, उनको डायरेक्टली ऐड कर लो। एक है कौन सा 4, दूसरा कौन सा है 7, 4 7 कितना हुआ 11। सो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगर इसका मिनिमम पूछता
तो बड़ा कौन सा है 7, जो बड़ा है वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। 7 - 4 तो कितना होगा, ये होगा आपका 3। मिनिमम वेक्टर रिजल्टेंट अपना इस तरह से निकलेगा। इज इट क्लियर? सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों और कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन, सेम सवाल, कौन सी एंगल पर रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें 0 डिग्री पर। वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ हाउ मस्ट बी हैविंग एंगल, हाउ दे मस्ट बी हैविंग एंगल सो वी गेट अ रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ द ईदर। यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज करो कि एक वेक्टर है ए और दूसरा है बी। अब ये आपको कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, सेम लेंथ मीन्स के सेम मैग्नीट्यूड, ए और बी आपस में बराबर हैं। तो दोनों की जगह पर मैं ए बी क्यों रखूँ, मैं लिख लेता हूँ दोनों जो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए और बी ये दोनों एफ के बराबर है। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट है वो आपको कितना मिल रहा है, रिजल्टेंट आपको मिल रहा है ट्वाइस, यानी कि 2f। तो एंगल बताओ कौन सी होगी। तो अभी थोड़ी देर में हमने पहले पढ़ा कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनको अगर आप, एक वेक्टर आपके पास एफ है, क्योंकि अभी आपके पास दोनों ही एफ हैं, इनको अगर आप डायरेक्टली ऐड कर लोगे तो आपको कितना आंसर आएगा 2f। और ये कौन सी एंगल पर हुआ था, 0 डिग्री पर। तो यहाँ पर यही चीज़ इसने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके पूछी है। तो सवाल की स्टेटमेंट कभी कभी घुमा कर भी पूछ लेता है, आप सोचते हो कि इसने पता नहीं क्या पूछा है, लेकिन पूछ वो सेम ही चीज़ रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट इक्वल देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अब एक वेक्टर ए जो है और वेक्टर जो बी है ये आपस में बोल रहा है कि ये जो है वो इक्वल है। अब इक्वल है या इसने पैरेलल के लिए साइन बनाई है ये पता नहीं है, लेकिन अगर इक्वल के लिए पूछ रहा है तो इक्वल वेक्टर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में भी सेम होते हैं, तो उनके लिए एंगल जो होता है वो 0 होता है। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन। अब मिनिमम कब होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 180 डिग्री पर। Which one of the following may not be the resultant of two forces having magnitude of 10 न्यूटन and 13 न्यूटन। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, कौन से दो वेक्टर्स, 10 न्यूटन एंड 13 न्यूटन, तो ऑप्शंस में से कौन सा है जो इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो जब भी इस तरह से लिखा हो ना कि इसका रिजल्टेंट ये नहीं हो सकता या इस तरह के क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले क्या निकाला करो, आर मैक्स, रिजल्टेंट मैक्सिमम, आर मिनिमम, ये दोनों निकाल लिया करो। अगर इनको मैं 0 पर ऐड करूँगा, अब देखो ना एक चीज़ समझने वाली है, अब आपको भी जो है इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आपके पास एक वैल्यू आनी है, आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू है, दूसरी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम का मतलब क्या है, जो कम से कम वैल्यू है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू हो सकती है। तो जो आंसर आएगा वो उन दोनों के बीच में होगा, ये तो आपको पता है ना। जिस तरह से कोई रेंज वाली वैल्यू होती है, अगर मैं बोलूँ कि 12.5 से 17.5 तक, तो इन दोनों के अगर दरमियान में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो नॉर्मल है वो रिज़ल्ट, तो आप बोलोगे ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में कोई वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दो वेक्टर्स में से वो प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम 10 और 13 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23 न्यूटन। मिनिमम निकालो इसमें से, तो मिनिमम होगा 3 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 3 और 23 के बीच में से कोई भी हो सकता है। ये 3 से बढ़ेगा, मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो ये 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा। वो एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन सी एंगल होगी, क्या होगा, और स्मॉलर स्मॉलर वैल्यूज़ होंगे इस तरह से। तो अब देखो, अब इन दोनों के दरमियान में देखो कि कौन सी वैल्यू नहीं है ऑप्शंस के अंदर। ये दोबारा मैं सवाल आपको समझाता हूँ, लेकिन अगर फ़िलहाल तक आपको समझ आया है तो ठीक है, लेकिन इसको मैं ऑप्शंस पढ़ के फिर दोबारा आपको बताता हूँ। अब देखो 23 तो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। 3 और 23 के दरमियान में 15 भी होगा, तो ये भी ठीक है। अब देखो ये 2, ये 3, मिनिमम कम से कम 3 आ सकता है, तो 2 कहाँ से आएगा, तो ये हो गया गलत। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, 5, तो 3 और 23 के बीच में 5 भी तो आता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं इस तरह से और उनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता,
तो आपने किस तरह से निकालना है, मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले और उसके बाद मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। जो भी दो वैल्यूज़ आएंगी ना, अगर उनके बीच में वो ऑप्शंस लाया करते हैं तो वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में ही कुछ ना कुछ वैल्यू है, और मिनिमम से कम नहीं आएगा, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरह का अगर कोई ऑप्शन हो तो आपने उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, सिंपल सवाल था, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें याद करते जाओ, उनको याद करते जाओ। अगर ये वीडियो सुन रहे हो और उसके बाद भी सोच रहे हो कि मुझे वेक्टर समझ नहीं आता, ये चीज़ें तो फालतू है, मत देखो। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि मत देखो। लेकिन अगर वीडियो देख भी रहे हो, अपना टाइम जो है वो एक तरह से ज़ाया भी कर रहे हो वीडियो देख के, तो ये चीज़ कंफर्म कर लो कि जो चीज़ें समझाता जा रहा हूँ एटलीस्ट वो चीज़ें याद करते जाओ। जो चीज़ें हाईलाइट करवाता जा रहा हूँ कि ये चीज़ें याद कर लेनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ये तो पीएमडीसी की भलाई है, पीएमसी वालों ने सिलेबस निकाला जिसके अंदर से इन्होंने वेक्टर्स निकाल लिया, और पीएमडीसी ने फिर उसी सिलेबस को जो है यूज़ किया थोड़ा बहुत चेंज करके। अदरवाइज़ इसके सवाल आते हैं। ठीक है, तो आगे अगर इन फ्यूचर अगर आप भी जाएँ तो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस कैन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ 15 न्यूटन। अब कौन सा रिजल्टेंट का पेयर है जो 15 न्यूटन दे सकता है, तो मैक्सिमम निकालो। 2 और 4, अब देखो 2 20 और 4, 20 और 4 का मैक्सिमम कितना आएगा 24, और इसका मिनिमम कितना आएगा 16। तो 16 और 24 के दरमियान में 15 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो मतलब ये प्रोड्यूस कर सकता है। 7 और 6, इसका मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम आएगा 1, क्योंकि 7 में से 6 निकालोगे 1, और 6 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 15, यानी कि इसका भी रिजल्ट आ सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। 3 और 11, इसका मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम आएगा 9, और मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा 14, यानी कि ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। 12 और 18, 18 यानी कि इसमें से जो है 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, मिनिमम 4, मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा 18, सॉरी अपना 18 नहीं बल्कि 20, मैक्सिमम आएगा 20। तो यानी कि 4 और 20 के दरमियान में 15 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो कौन सा जो रिज़ल्ट है वो अब पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो है आपके पास रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग ऑन पार्टिकल यील्ड रिजल्टेंट ऑफ एफ। यानी कि दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं एफ, और दूसरा भी क्या है, वो भी एफ है। उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, वो भी किसके इक्वल है, एफ के। तो बताओ एंगल कौन सी है। अब ये एक दफ़ा मैं जो है आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो है आप इसको याद कर लो हमेशा के लिए। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब आपसे एंगल पूछी गई है, रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ। दो वेक्टर्स कौन से हैं, वो भी एफ वाले, तो ये एफ स्क्वायर और ये इसका भी एफ स्क्वायर, और 2f इंटू एफ, तो ये हो जाएगा ये 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये इसके ऊपर अंडर रूट। अब दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये आपका बन जाएगा एफ स्क्वायर, और यहाँ पर इनमें से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। 2f स्क्वायर उस साइड आएगा, यहाँ पर ये प्लस का है तो उधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, इस 2f स्क्वायर ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो वहाँ लेकर जाओगे तो ये बचेगा माइनस एफ स्क्वायर अपान 2f स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। तो ये एफ स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, कॉस थीटा किसके इक्वल मिलेगा, -1/2। अब कॉस थीटा जो है इसको आप थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 करोगे तो ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका 120 डिग्री के लिए। तो अगर किस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आ जाए कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है और उनका रिजल्टेंट जो है वो उसके इक्वल है, तो कौन सी एंगल होगी, तो वो होगी 120। ये हमेशा के लिए कैसे याद कर लो,
इस तरह से भी बोल सकता है, टू वेक्टर्स प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द वेक्टर, ईदर ऑफ वेक्टर्स, इधर मतलब दोनों में से किसी एक के इक्वल जो है वो आ रहा है, ठीक है, या दोनों के सॉरी इधर जो है या इसके इक्वल आ रहा है या इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि दोनों के इक्वल आ रहा है, ये दोनों जो है आपस में इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट जो है किसके लिए, कौन सी एंगल के लिए होगा, ये आपका होगा एंगल 120 के लिए, ठीक है। ये जो है चीज़ आपको याद कर लेनी है, और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ये मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं बुक रीडिंग के जो है वो सेशंस करवा रहा था तभी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, अगर समझ नहीं आ रहा तो उसके बाद आपको ये जो है ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ फोर्स। अब सेम सवाल, ईदर ऑफ फोर्स मतलब 120 डिग्री, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 30 एंड 40 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 30 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, एंगल 90 डिग्री है इनके दरमियान, तो एंगल 90 डिग्री है, उसके लिए रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फार्मूला। अब कॉस 90 रखना है यहाँ पे, कॉस 90 किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा 90 डिग्री के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले अपना टॉपिक में भी पढ़ा था, तो ये फार्मूला आपको बेसिकली यूज़ वो करना है, लेकिन ये आपको फार्मूला तब यूज़ करना है जब एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान में 90 हो, ये कंडीशन है। तो 30 का स्क्वायर करो प्लस 40 का स्क्वायर करो, इन दोनों के स्क्वायर करो, इसको इस तरह से लेके आओ, 30 का स्क्वायर होगा 900, 40 का स्क्वायर होगा 1600, 900 प्लस 1600 कितना आएगा, ये आएगा 2500, 2500 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 25 इंटू 100, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 5, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 10, तो 5 इंटू 10 कितना होगा 50, 50 न्यूटन इज़ द राइट आंसर, या 50 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट वन। अब देखो इसकी सॉल्यूशंस कितने जो है बड़े बड़े हैं, इसको करने में फिर पूरी जो है मेरे पास जो स्पेस है सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास दूसरा ये क्वेश्चन है, कौन सा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस 3 एंड 4 द रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन, एंगल बताओ। अभी ये जो सवाल पिछला किया है ना, सेम वही सवाल है, 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आ रहा है, एंगल बताओ, तो ये 90 पर होता है, हमेशा के लिए याद कर लो ये सवाल, जितना भी मैंने वेक्टर्स वाली वर्कशीट्स की है ना स्टूडेंट टाइम से लेकर अभी तक या समझाने तक, ये सवाल कोई मैंने कम से कम 100 मरतबा से ज़्यादा देखा है, 100 मरतबा से, इतना जो है कॉमन सवाल है। किस तरह से, अगर यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, यहाँ पर रखो आप आर और 3 और 5 का रिजल्टेंट निकालो, 3 और 5 का रिजल्टेंट अगर एंगल 90 है तो क्या होना चाहिए, दोनों के स्क्वायर के बराबर, इस यही तो फार्मूला था ना 90 के लिए, तो अगर ये 5 के इक्वल आ गया इसका आंसर, तो मतलब ये है कि जवाब सही है, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, ये अंडर रूट, ये आपका आएगा 25, ये आएगा 5, यानी रिजल्टेंट 5 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो है चीज़ सही है, यहाँ पर एंगल जो है वो आपका 90 है। यही सवाल है, सिंपल याद कर लो, 3 और 4 जो है जब एंगल 90 होता है तो आपको कौन सा आंसर देते हैं, आपको कौन सा आंसर आता है, 5 और कौन सी एंगल पर, 90 डिग्री पर, वन ऑफ द टू फोर्सेज इज डबल देन द अदर एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स द एंगल बिटवीन देम। अब ये जो है ना सेम सवाल इसी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर होगा, इसका वे मैं आपको बता देता हूँ, कॉस वहाँ से आपने खुद ने निकालने नहीं है, किस तरह से, अब एक जो फोर्स है ना वो डबल है दूसरे से, अगर आप एक की वैल्यू रखो एफ तो दूसरा आपने रखना है 2f, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने एंगल निकालनी है सिंपल तरीके से, जो तरीका था, दोनों की साइड स्क्वायर करना है और इसको आगे सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, और आप ऑप्शन डी जो है इसका जो है आंसर मिलेगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, टू फोर्सेस ऑफ ईच मैग्नीट्यूड एफ, दोनों जो है दो फोर्सेस है आपके पास, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है एफ, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी यील्ड रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अब दो फोर्सेस हैं एफ, वो रिजल्टेंट भी दे रहे हैं एफ, एंगल कितनी होगी, एंगल होगी 120, थोड़ी देर पहले अभी किया है जस्ट। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस व्हेन देयर रिजल्टेंट इज जीरो। अब अनइक्वल याद कर लो एक चीज़, अगर आपसे पूछे ना कितने वेक्टर्स इक्वल होंगे जिनका रिजल्ट जीरो आ सकता है, यानी कि रिजल्टेंट जीरो आ सकता है, तो इक्वल वेक्टर्स अगर आपसे पूछे तो वो दो होंगे। क्यों? एक इस डायरेक्शन में, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनका रिजल्टेंट मिनिमम जो है दो वेक्टर्स होंगे तो इनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। लेकिन अनइक्वल पूछे ना तो एक अगर इस तरह से हमने लिखा, दूसरा इस तरह से, तो तीसरा इसको क्लोज करने के लिए भी जो है एक वेक्टर आता है। अगर ये थर्ड वेक्टर मैं इसका रिजल्टेंट ना बनाऊं, यानी कि इसकी टेल में से इसकी हेड पर इस तरह से जो है ना बनाऊं बल्कि इसके ऑपोजिट बनाऊं, तो ये जो है एक क्लोज्ड लूप बन गया, क्लोज्ड लूप। और क्लोज्ड लूप का याद कर लो, वेक्टर्स की दुनिया में इसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है या नल वेक्टर होता है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, नल वेक्टर। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हमारे पास होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए हमारे पास 3 वेक्टर्स। ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस ए, वेक्टर अलजेब्रा में इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ये उन्हीं में से सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज 26। मैक्सिमम है 26 रिजल्ट, मिनिमम वेक्टर रिजल्टेंट जो है वो कितना है, मिनिमम रिजल्ट जो है आपके पास है 16। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, अब हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। अब देखो आर जो है मैक्सिमम वो ए प्लस बी के इक्वल है, ए प्लस बी किसके इक्वल आ रही है, 26 के। ए माइनस बी किसके इक्वल आ रही है, 16 के। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, मैं बोलूँ इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और ये प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, सॉरी प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा 6 6 12, और ये आपका आया 4। ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, ए इज इक्वल टू 42/2, तो ये आपका आया कितना 21, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 21। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें इसकी वैल्यू इस तरह से आ रही है 21। अब बी की वैल्यू किस तरह से निकालोगे, ए प्लस बी किसके इक्वल है 26 के। अगर ए जो है 21 है तो बी कितना होना चाहिए, तो बी इसको यहीं रखो, इसको उधर लेकर जाओ, 26 माइनस 21 करो, 5 आंसर आ गया आपका। ये तरीका है जो है इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने का। ठीक है, अ वेक्टर ए मेक्स 30 डिग्री एंड बी मेक्स 120 डिग्री विथ एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर इज 3 and 4। अब दो वेक्टर जो हैं वो एक इस तरह से, एक जो यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है और दूसरा यहाँ से 120 डिग्री बना रहा है, दूसरा यहाँ से 120 डिग्री बना रहा है। टोटल टोटल कितनी होती है 180, तो ये 180 बना रहा है। अब दोनों का रिजल्टेंट बताओ, तो यहाँ पर ये जो है ना इन दोनों के दरमियान में एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90, और 3 और 4 का जो रिजल्टेंट है 90 डिग्री पर वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए 5। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज की जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग है। और साइंस वगैरह देख लो, एंगल्स का थोड़ा सा चक्कर देख लो कि किस तरह से होता है, क्वाड्रेंट्स अच्छे से थोड़ा पढ़ लो, हो जाएगा। Sum of magnitudes of two forces acting at a point is 16 Newton. If the resultant force is 8, its direction is perpendicular to smaller vector, then forces are। अब आपके पास जो दो फोर्सेस हैं उनका जो सम है, रिजल्टेंट है, वो कितना है 16। ठीक है, ओ सॉरी ये 16 नहीं है, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। हाँ, तो दोनों वेक्टर्स का जो सम है, दोनों वेक्टर्स का सम, सपोज करो ए और बी आपके पास गिवन है, उनके मैग्नीट्यूड्स का सम वो किसके इक्वल है आपके पास 16 के पास। अगर रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितनी है, वो है 8 न्यूटन, तो बाकी जो है वो फोर्स दूसरी जो दो कंपोनेंट्स हैं वो बताओ। तो अब ये किस तरह से करना है, ये आपको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प लेनी होगी इसमें। इसके लिए ये हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब
अब देखो ये क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो है इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। अब रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर है कौन से, स्मॉलर वेक्टर की तरफ। चलो इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको लास्ट में करते हैं। अगर मिस भी कर दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस कर लें, पहले ही वीडियो लंबी हो गई। या तो इसको पार्ट्स में बनाते हैं, इसके 35 MCQs में अभी बना लेता हूँ, और बाकी जो इसके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बना लेंगे। अच्छा, ये सवाल 8 माइल्स चला है, इस डायरेक्शन में गया है, इसमें गया है, इस तरह से, तो जो सेम डायरेक्शन में हो उस तरह से कर लो, ऑपोजिट डायरेक्शन वालों को माइनस कर लो। वे बता दिए, अगर दोनों 90 पर आ जाएं तो दोनों का स्क्वायर करके रूट निकालो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सवाल कौन सा है, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है, तो इसके लिए कंडीशन है किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करो, अगर वो तीसरे से ज़्यादा आ रहे हो ना तो वो जो है ट्राइंगल फॉर्मेशन करेंगे, ट्राइंगल फॉर्मेशन करेंगे। दो वेक्टर्स को ऐड करो, तीसरी वेक्टर के रिजल्टेंट से यानी कि तीसरे वेक्टर से उसका वैल्यू अगर ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स दे विल फॉर्म दी ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा है, द प्रोसेस बाय विच वेक्टर कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज। अब एक वेक्टर अपने कंपोनेंट्स में से बनाया गया है, यानी कि आपके पास इस तरह से एक वेक्टर है एफ एक्स और इस तरह से एफ वाई। अब ये इसके बीच में एक वेक्टर है, हमने इन दोनों को मिलाकर ये वेक्टर बना दिया एफ, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। अगर इस वेक्टर को मैंने तोड़ दिया इन दोनों में तो इसको हम बोलेंगे क्या, रेजोल्यूशन। वर्ड से ही जाहिर है इनकी जो है मीनिंग। लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज टू डिटरमिन डैश एंड लॉ ऑफ साइन इज यूज टू डिटरमिन डैश। अब कोसाइन लॉ जो होता है वो मैग्नीट्यूड के लिए होता है और साइन लॉ डायरेक्शन के लिए होता है, तो ये चीज़ सिंपल है, याद कर लो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि वो कंपोनेंट्स जो 90 डिग्री पर हो, आप फोर्स 5, यानी कि अगर आपके पास फोर्स है 5 न्यूटन तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के कौन कौन से होंगे, 2.5 और 2.5, 3 और 4, 1 एंड 4, 2 एंड 3, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब जिन स्टूडेंट को 2.5 लग रहा है तो आपका दिमाग तो ठीक चल रहा है, लेकिन गलती ये है कि 2.5 तब होता जब दोनों पैरेलल होते, तो दोनों को ऐड कर लेते तो 5 आ जाता। यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलाए गए हैं, यानी कि दोनों के दरमियान में एंगल 90 है, तो 90 के लिए 3 और 4 के लिए हमने पिछली भी पढ़ा, पिछली जो है क्वेश्चन में भी जो है हमने किया, 3 और 4 वेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट देते हैं, वो कौन सा होता है, 5 न्यूटन का। 28 क्वेश्चन कौन सा है, द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 90। A vector A makes angle 60 degree with positive x-axis, then which one of the following statement is true। अच्छा, एक वेक्टर जो है 60 डिग्री पर एक्ट कर रहा है इस तरह से A, तो इसका x कंपोनेंट क्या बनेगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसका साइन की वैल्यू क्या बनेगी, ए √3/2। बड़ी किस कौन सी वैल्यू है, एक्स वाली वाई वाली, तो इसकी वाई वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, क्यों, क्योंकि a/2 और √3/2 इंटू ए, इनमें से बड़ा कौन सा है, यहाँ पर देखो a/2 यहाँ पर भी, लेकिन इसके साथ √3 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ए वाई की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी, ए वाई इज़ ग्रेटर देन ए एक्स। तो ये चीज़ याद कर लो, इसने यही पूछा है कि बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। इफ ax इज पॉजिटिव एंड ay इज नेगेटिव देन a इज इन क्वाड्रेंट। अब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अगर ax पॉजिटिव हो ay नेगेटिव हो, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पहले में सारे पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और आखिर में कॉस पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर ए वाई पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ए एक्स पॉजिटिव कौन से में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ए एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ए वाई जो है वो नेगेटिव होता है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स, ये जो है चीज़ें बुक्स में नहीं लिखी हुई होती और सवाल इन्हीं में से आते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं वेक्टर समझ नहीं आता। वेक्टर्स ये बहुत ही जो है ना वो किस तरह से बोलते हैं इसको, एक्सपांडेड चैप्टर है, यानी कि इसको जितना खोलते जाओगे ना उतनी चीज़ें निकलती आएंगी, तो आपने वो पढ़नी है जो आपको एग्जाम के हिसाब से हेल्प करें। इफ़ आर एक्स इज इक्वल आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव, रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट
एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय। अब इस तरह से देखो, तीसरे में क्या था, तीसरे में था टेन पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव तब होगा जब ए वाई भी नेगेटिव हो और ओ ए एक्स भी नेगेटिव हो। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्योंकि टेन किसके इक्वल होता है, टेन इक्वल होता है हमारा ए वाई अपॉन ए एक्स। दोनों नेगेटिव होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर कोई होगा वेक्टर तो उसकी एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो एंगल के लिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये 180, इसमें मैं ये छोटा सा एंगल मिला लूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो बात ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये जो छोटा एंगल है इसमें अगर मैं ये वाला एंगल मिला लूँ 180, तो हमें पूरी एंगल मिल जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये पूरी एंगल मिल जाएगी। तो ये थीटा किसके इक्वल मिलेगा हमें, 180 प्लस 5 स्मॉलर एंगल जो है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी हमारा। 32 कौन सा होगा, इफ ए एक्स इज इक्वल टू -5 ए वाई इज इक्वल टू 5 देन वेक्टर ए मेक्स एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बताओ कितनी एंगल बनाएगा, अगर ए एक्स क्या है, ए एक्स है -5, ए वाई है 5, तो वेक्टर कितनी एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ए एक्स कितना है -5, तो एंगल के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, टेन। पहले तो ये देखोगे क्वाड्रेंट कौन से में होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ए एक्स नेगेटिव है और ए वाई पॉजिटिव। तो पहले में क्या था, पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, दूसरे में था साइन पॉजिटिव। यहाँ पर देखो साइन पॉजिटिव है, हाँ साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये, और कॉस नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब ये एंगल कितनी बनाएगा, तो ये जो है इस 180 के दरमियान बनाएगा समथिंग कुछ जो है एंगल, ठीक है। तो उसके लिए टेन का फॉर्मूला, टेन इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ये फॉर्मूला यूज़ करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालो। कुछ चीज़ें जो है इसमें थोड़ी सी चेंज भी हैं ताकि वो आपको कैलकुलेटर से ही मिलेंगी, क्योंकि सारी इंग्लिश तो मुझे भी याद नहीं है। अब थर्ड ईयर MBBS चल रहा है, कहाँ से याद होंगी सारी चीज़ें। दी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर नोन एज। अब कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस तरह से होते हैं, एक्स होता है एक और दूसरा ये होता है वाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज में प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कौन सी, ये सवाल जो है ना काफ़ी आता है, बच्चों को पता नहीं होता। इसके लिए याद कर लो एक चीज़, कौन सा ग्रुप जो है इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन याद कर लो, जो सबसे बड़ा वेक्टर है ना हर ऑप्शन में से वो निकालो। अब दो जो वेक्टर्स हैं बाकी उनको ऐड करो, अगर वो उस बड़े वेक्टर से ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो मतलब ये है कि वो जो है इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ज़्यादा या उसके बराबर। मतलब अगर F3 जो है वो सबसे लार्जर वेक्टर है, लार्जर उसका मैग्नीट्यूड है, और F1 एंड F2 जो है हमें उसका सम करना है, F1 एंड F2 ये दोनों जो है हमें आपस में ऐड कर लेने हैं। और अगर ये इसके इक्वल आ रहे हैं या इसके इक्वल आ रहे हैं या इससे ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो सकता है। अब वो किस तरह से होगा, 7 और 5 को आप ऐड करो तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। 15 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इसमें से बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 25। 20 और 7 को ऐड करो, 27 आ गया, यानी कि ये बड़े से भी ज़्यादा आ गया वैल्यू, तो ये इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, 15। 13 और 1 ऐड किया इसने, तो ये 14 आया। इससे जो है वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा या ना इसके इक्वल आया, तो ये भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, 7। 2 और 4 मिलके 6 हुआ, ये भी जो है इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी कि दी ओनली ऑप्शन विच विल मेक द इक्विलिब्रियम वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ये आपको नॉर्मली बुक्स वगैरह के अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं एकेडमीज़ के, उनमें जो है ये सवाल आते हैं, तो उनका यही तरीका है। व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, जब हम नेगेटिव वेक्टर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कितना डायरेक्शन चेंज होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज़ मैं काफ़ी मरतबा आपको बता चुका हूँ। इफ़ अ वेक्टर 3a मेक्स 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन वेक्टर 5a मेक्स। अब ये पूछ रहा है कि अगर एक वेक्टर है आपके पास 3a, वो 45 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ, तो अगर -5 जो है वो होगा आपके पास, तो वो कितनी एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, -5a जो होगा, इस तरह से इसको मैं बनाऊँ क्वाड्रेंट्स में,
तो यहाँ पर ये एक वेक्टर है आपके पास 45 पर। तो अगर मैं इसको नेगेटिव को इसको रिवर्स करूँगा, क्योंकि नेगेटिव जब आ जाए तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा। और 5 का कुछ भी नहीं है, 5 जो है ना, मतलब ये कि वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये जो है 180 पर घूम के आया, 180 पर घूम के आया। तो 180 पर घूम के आया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी बना रहा है, ये 180 जो घूम के आया, और ये जो इसकी शुरू के अंदर एंगल थी, तो 180 और 45 कितना होगा, 225। तो ये 225 एंगल बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हूँ। ऐसा ना हो कि जो है वीडियो की कमेंट्स में आए कि कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोला आपने, खुद खुद को ही समझा रहा हूँ। मेरी विश है कि आपको ये चीज़ें समझ आएँ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आई विश कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब देखो दोबारा से सुनो ये सवाल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी एंगल होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पहले भी जो वेक्टर था वो उसकी कितनी थी, पॉजिटिव पहले जो एंगल थी वो कितनी थी, वो थी हमारी 45। अब इसने क्या किया, इसको नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट इस तरह से। तो अब एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है तो कितनी एंगल होती है, 180। तो ये तो हमें पता है कि 180। अब इसके साथ साथ छोटी सी एंगल ये भी तो थी जो शुरू के अंदर थी, क्योंकि हमें ये पूरी काउंट करनी है ना, ये यहाँ से लेकर ये जहाँ तक ये वेक्टर है, तो पूरी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालनी है। तो ये वाले 45 उसके अंदर 180 में ऐड हो जाएगी, तो आपको आंसर जो हमें हमें मिल जाएगा, आंसर वो कितना होगा, 225 विल बी दी राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज एम। अब वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड एम है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर -5a वो कितना होगा। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एम है तो -5a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो -5m, सिंपल, -5m। अब ये सेम सवाल है, माइनस इस डायरेक्शन में ईस्ट में जा रहा है वेस्ट में, तो इसे काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ये आप खुद से कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है, 39 कौन सा है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ईच आर एक्टिंग एट 60 डिग्री एंड 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज। अब एक्स कंपोनेंट निकालना है आपको। दो वेक्टर्स हैं, एक कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है 60 डिग्री पर, और दूसरा एक्ट कर रहा है कौन सी, 120 डिग्री पर। यहाँ से ये पूरा एंगल 120। ठीक है, दोनों को अलग बना लेते हैं ताकि आपको जो है ये क्लियर हो। यहाँ पर देखो एक वेक्टर है आपके पास 60 डिग्री पर, ठीक है। 60 पर रिजल्टेंट जो आता है ना वो एग्जैक्टली हाफ आता है। एग्जैक्टली हाफ किस तरह से, क्योंकि cos 60 यहाँ पर यूज़ करोगे पॉजिटिव एक्स के लिए, तो पॉजिटिव एक्स के लिए cos यूज़ करोगे, तो 10 इंटू cos 60, 10 cos 60 कितना आएगा, 10 cos की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आएगा आपका 5 न्यूटन। अब यहाँ पर देखो 120 के लिए क्या होगा, cos 120 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है -1, तो -1 करोगे, सॉरी -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 10 cos 120 और 10 cos 120 यानी कि -1/2, तो ये आएगा आपका -5। अब इसके x कंपोनेंट आपको निकालने हैं ना, तो एक का x ये आ रहा है और दूसरे का x ये आ रहा है, तो x कंपोनेंट इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो x बचेगा ना, क्योंकि fx जो होता है वो किसके इक्वल होता है, fx1 + fx2 के, तो ये बन जाएगा आपका 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है वैल्यू दूसरी नेगेटिव है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है और समझ भी लेनी है इसके साथ साथ। दोबारा से ये चीज़ देख लो, ये सवाल कौन सा था, सवाल था आपके पास ये वाला 39। ठीक है, अच्छा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन कौन सा है, रिवर्स प्रोसेस वेक्टर एडिशन का सब्सट्रैक्शन है, तो ये आपने जो है ये ऑप्शन सी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब 40 क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं, बाकी देखते जाओ। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, देन वाई कंपोनेंट इज। अब अब जो है एक वेक्टर है वो एक्स के साथ जो है एक्स के डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। अब देखो ना इस तरह से होता है, एक होता है एफ वाई और दूसरा होता है एफ एक्स। एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वाई एक्सिस होती है। तो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि एक वेक्टर अगर पूरा का पूरा एक्स के डायरेक्शन में है तो उसका वाई कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा, और ये सिंपल था। ये मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी शुरू के अंदर बता दी थी, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अब x component ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू y component, देन एंगल विच मेक्स विथ पॉजिटिव x एक्सिस। अब इसका अगर x component और y component वेक्टर की दोनों के इक्वल है, यानी कि fx और fy इक्वल है, तो उनके दरमियान में एंगल कितनी होगी? तो ये आपने किस तरह से निकालना है, tan इज इक्वल्स टू, इस तरह से इसको कर लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू एफ वाई। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई का फॉर्मूला क्या था, एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, तो एफ में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा। अगर मैं इसको कॉस को उधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। और ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है टेन थीटा के। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1, और ये आपका होता है 45 डिग्री पर। तो याद कर लो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो एफ एक्स और एफ वाई कौन सी एंगल पर बराबर होते हैं, वो होते हैं कौन सी, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर, बिकॉज के साइन और कॉस की वैल्यू जो होती है 45 पर वो बराबर होती है। अब देखो, अगर दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हैं, देयर रिजल्टेंट विल बी डायरेक्टेड अलोंग। अगर दो वेक्टर्स एक्स और वाई प्लेन के अंदर होंगे ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक्स और वाई प्लेन के अंदर ही होगा, एक्स के डायरेक्शन में या वाई के डायरेक्शन में खाली नहीं होगा, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का हो जाएगा, वाई के डायरेक्शन में जाएगा सिर्फ वाई का हो जाएगा। तो ये जो इसका रिजल्टेंट होता है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है। ये चीज़ जो है आप याद कर लो, ठीक है। अच्छा, दी वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44, इफ ax is equals to 5 and ay is equals to -5, then vector a makes dash angle with positive x axis। तो ये भी सेम तरीका, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, इसमें से आप एंगल निकाल सकते हो। 45 कौन सा होगा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 5 न्यूटन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10, देन एंगल विथ विच फोर्स मेक्स विथ एक्स एक्सिस इज। यानी कि अगर एक वेक्टर है उसका जो है एक वेक्टर है उसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि एफ वाई जो है वो 5 न्यूटन है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10। तो एंगल कितनी है जो उसके साथ वो बना रहा है, तो एंगल के लिए क्या करोगे, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। एफ वाई कितना है, एफ वाई आपके पास 5 और आपके पास वेक्टर है 10 और ये साइन थीटा, तो साइन 1/2 तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। थोड़ा सा स्पीडली इसलिए कर रहा हूँ ताकि आधी से ज़्यादा वीडियो बन गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में जो है इसको ख़त्म करें, ठीक है। अब दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 5 न्यूटन, अभी ये तो हमने कर लिया थोड़ी देर पहले। द वेक्टर एडिशन फॉलोज, अब वेक्टर एडिशन कौन सी फॉलोज करती है, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन, ये सारी चीज़ें जो फॉलो करती हैं वो आपने देख लेनी है। अब ए प्लस बी प्लस सी ये सारी जो है बुक रीडिंग सेशन के अंदर जो है मैं चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लो। विच पेयर ऑफ फोर्सेज कैन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट, अच्छा इसके अंदर लास्ट के अंदर की भी जो है वो मेंशनड है, तो वहाँ से भी जो है आप वेरीफाई कर सकते हो डायरेक्टली, अगर की देखनी हो आपको। अगर ये वर्कशीट चाहिए तो मुझे मैसेज करो, ग्रुप ज्वाइन करो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से जो है आप निकाल सकते हो। एज द एंगल बिटवीन टू कॉनकरेंट फोर्सेज इंक्रीजेस, विच पेयर ऑफ द फोर्सेज कैन प्रोड्यूस द रिजल्टेंट ऑफ 15 न्यूटन। पहले तो ये देखो 49 कौन सा है, 15 न्यूटन कौन से पेयर्स दे सकते हैं, तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया मैक्सिमम मिनिमम वाला फॉर्मूला, तो उसमें से जो है आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा होगा, एज एंगल बिटवीन टू कॉनकरेंट फोर्सेज इंक्रीजेज, अगर फोर्स के दरमियान में एंगल बढ़ती जाएगी तो रिजल्टेंट कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 पर होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 पर होगी, जब एंगल बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू कम की तरफ जाएगी, तो वैल्यू कम होगी तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो भी आपको रिजल्टेंट जो है वो कम मिलेगा। अच्छा, गर्ल वॉक्स, सेम चीज़, ये कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो है किस तरह से आपने करने हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो जो थी उसमें ये इसका तरीका बता दिया था, और ये बार बार बनाने में मसला होता है, इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं वो सारे आप खुद कर लो। अगर फिर भी इतनी मैं आपको लीनियंसी दे रहा हूँ, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आपसे नहीं होते सॉल्व, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भेज दो, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका अंडर द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि कौन सा जो है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, तो स्केलर्स नहीं करेंगे, सिंपल सवाल है। तो स्केलर्स देखो ऑप्शंस में कौन से हैं,
एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन तो ये भी फॉलो करेगा, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ये भी फॉलो करेगा, फोर्स एंड फोर्स ये भी करेगा, फोर्स एंड मोमेंटम ये नहीं करेगा क्योंकि मोमेंटम है तो वेक्टर, अंडर द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विच एडिशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोमेंटम के अंदर मास भी आ जाता है इसी वजह से। अच्छा, कार इज पुल्ड बाय रोप मेकिंग एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ 100 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू द रोप, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू। अब सिंपल सवाल है, एक जो है रोप है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है आपका 100 न्यूटन, उसकी एंगल है कितनी 45 डिग्री, उसका एक्स कंपोनेंट बताओ। एक्स कंपोनेंट सिंपल सवाल, एफ एक्स कितना होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा मतलब क्या होगा, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, यहाँ रखोगे 100, यहाँ पर cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इसको सॉल्व किस तरह से करोगे, ये होगा रखोगे 100। अच्छा 1 जब अंडर रूट नीचे हो ना तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ता है, किस तरह से, रेशनलाइज वगैरह ये पता नहीं क्या बोलते हैं, मैट्रिक के अंदर मैंने भी पढ़ा था, अभी मैं भूल गया हूँ। 1/√2, इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ये नीचे जो है अपना ये यहाँ से होगा 100 और यह ऊपर आएगा √2 और ये नीचे आएगा कौन सा, खाली 2, तो ये इस पे 5 और ये आपका √2 और √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू है 1.41, 1.41 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है आंसर 70 समथिंग मेरे ख्याल से आ जाएगा। हाँ, तो ये जो ऑप्शन है ये जो है राइट आंसर है। रिजल्टेंट 3 4 का क्या होगा, ये देखो रिजल्टेंट 3 4 ये इस टेस्ट में 3 4 मरतबा आ गया, तो ये होगा 5। The resultant of 5 and 12 act simultaneously on an object in the same direction। 5 और 12 सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो एंगल होगा 0, एंगल 0 होगा तो दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर लो, 5 + 12 कितना होगा 17। सिंपल सवाल। अब ये जो सवाल है ये आपने जो है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये ड्रॉ करके जो है कर लेना है, सेम सवाल है और थोड़ा सा टिपिकल है। ये एसके की जो वर्कशीट थी ना उसके अंदर भी जो है ग्रांड टेस्ट थी मेरे ख्याल से पूरी फर्स्ट ईयर की, उसमें भी जो है मैंने ये सवाल करवाया था। व्हाट इज द एंगल बिटवीन क्यू एंड रिजल्टेंट पी प्लस क्यू एंड क्यू माइनस क्यू। अब ये जो है ये आपको किस तरह से करना है, ये आपको ड्रॉ करके करना है। ड्रॉ आप किस तरह से करोगे, जो हेड टू टेल रूल वाला तरीका मैंने बताया था ना आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर बुक रीडिंग वाले में, वहाँ से जो है आपने ड्रॉ करके और इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो 0 है। रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज ऑब्टेन्ड बाय। रिजल्टेंट किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर को हेड ऑफ लास्ट वेक्टर के साथ मिलाकर हम जो है कर लेते हैं। अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 10 फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। अब सिंपल सवाल है, आपको जो है एक कंपोनेंट दिया है दूसरा कंपोनेंट पूछा है, तो ये आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला वाई कंपोनेंट के लिए कौन सा लगेगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जिस तरह से करनी है तो वो आप जो है वहाँ से निकाल कर सकते हो। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स 3p एंड 2p इज r। अब जो है एक वेक्टर है उसका रिजल्टेंट कितना है 3p, सॉरी एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो रहा हूँ। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स 3p एंड 2p इज r। अब दो वेक्टर्स है आपके पास 3p एंड 2p, उसका रिजल्टेंट है r। जब व्हेन द फर्स्ट वेक्टर इज डबल्ड, अगर पहले को डबल कर रहे हैं तो रिजल्टेंट भी डबल हो रहा है, देन एंगल बताओ। अब ये किस पे होगा, ये होगा लॉ ऑफ कोसाइन पे, तो कोसाइन वाला फार्मूला उस पर 2 3 प्रॉब्लम मैंने अभी इसी वीडियो में किए हैं, तो उसी जो है फार्मूला से ही जो है आप ये निकाल सकते हो। सेम सवाल हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं होंगे तो आई एम ऑलवेज देयर। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज ईच पी एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये भी सिंपल है। when the two vector a and b are added, अगर हम दो वेक्टर्स a and b को ऐड कर लें तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, तो याद कर लो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिल रही थी a प्लस बी की। a प्लस बी से या तो रिजल्टेंट a प्लस बी के इक्वल आ रहा था या उससे कम आ रहा था, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो ऑप्शन के कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका, ऑप्शन होगा हमारा इसका बी, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू a प्लस बी। टू फोर्सेज F1 एंड F2 डायरेक्टली एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो फोर्स जो है अपना राइट एंगल पर लग रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शंस मिसिंग है, तो इसका क्या होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। फजर की अजान हो रही है, जल्दी से ये 3 क्वेश्चन कर लें, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 2a एंड a एक्टिंग एट एंगल इज a। द करेक्ट वैल्यू ऑफ, अब एंगल बतानी है, दो जो वेक्टर्स हैं उनका एक का मैग्नीट्यूड है 2a और दूसरे का है a। अब एंगल बतानी है, एंगल सेम फार्मूला, इसका स्क्वायर करोगे, इसको a रखो वेक्टर और इसको b रखो और रिजल्टेंट जो है ये रखो।
आपका आंसर जो है वो आ जाएगा लॉ ऑफ कोसाइन वाले फॉर्मूला से। पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो a प्लस बी, ऑप्शन ए वाला। और ये जो है सॉरी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये सेम क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल विथ पी एंड विथ क्यू। नाउ अब यहाँ पर इसमें जो है लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन मिसिंग है, तो इसको जो है छोड़ दो, क्योंकि ये मैंने पीडीएफ थोड़ा सा एडिट वगैरह किया था, क्वेश्चंस वगैरह कुछ यहाँ से वहाँ शफल किए थे, तो थोड़ा इधर उधर हो गए। वीडियो लास्ट में मैंने शुरू में काफ़ी स्लो थी, लास्ट में मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया ताकि कुछ क्वेश्चंस थे जो वो मैं आपको क्लियर करवा दूँ, बोल दूँ, बता दूँ, ठीक है। और अगर फिर भी वीडियो तेज़ लगी हो तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा स्लो करके इस चीज़ समझा दूंगा। अभी फजर का टाइम हो रहा है, 4 बजे से मैंने पीडीएफ वगैरह देखा, उसके बाद 5 बजे जो है वो मैंने वीडियो वगैरह स्टार्ट की, और उसके बाद जो है आपको पता है कि मैनेज वगैरह करना मुश्किल होता है थोड़ा बहुत। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, ठीक है। और अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करो। वेक्टर्स वाले चैप्टर को लाइट मत लो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में और ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, और काफ़ी चैप्टर्स जो हैं लाइट वाले चैप्टर्स में, तो ये आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।